अभी पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई और कहा जी कि मेरे पास वीज़ा भी था ईरान का और मैं 125 पे गया तो बॉर्डर पे से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो उस भाई को कारनती पसाज का नहीं पता था, फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो कारनती पसाज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बाइक का वीज़ा समझ लो उस तरह होता है। और इसके अलावा फिर आपने जिस मुल्कों से गुजर के जाना है वहाँ के आपको वीज़ा चाहिए होंगे, क्योंकि अरब ममालिक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ट्रैवल बाइक के ऊपर करना नामुमकिन हो जाता है। तो सर्दी जो है ना वो बड़ा बेहतर मौसम है। राइडिंग शूज़ अलग से हैं, वो कोशिश करें आपके जो है ना नी तक आएँ। उनमें दो तरह के वेरिएंट होते हैं, एक आपकी जो है ना वो टखने तक आता है, एक नी तक आता है। कोशिश करें नी तक आप ले लें ताकि उसके अंदर जो है ना मौसमी हालात असरअंदाज ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ज़ाहदान में देखा है कि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था, तो मैं ऐसे बोतल जो है ना पानी की रख के ऊपर गया हूँ बाइक पे, 5 मिनट बाद वापस आया हूँ तो वो बर्फ़ जमी हुई थी, जबकि मेरे टैंक बैग में पानी नॉर्मल था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद बदर और आज फिर आप लोगों की फरमाइश पे हमने काशिफ साहब को दोबारा जो है वो मदऊ की है। आज हम काशिफ साहब से दोबारा बहुत सी मालूमात लेंगे रिगार्डिंग ट्रैवलिंग, रिगार्डिंग बाइक राइडिंग और भी बहुत सी चीज़ों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया अहमद आपका। काशिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। काशिफ साहब आप हमें काइंडली ये बताइएगा कि कम टाइम के अंदर क्या मैक्सिमम ऐसी अरेंजमेंट्स बंदा कर सकता है लाइक फॉरेन टूर्स के लिए? जी, जिस तरह के पहले पार्ट में काफ़ी तफसीली इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, तो मैं एक शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ कि जिसके अंदर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम आपके पास 6 माह से 1 साल तक हो, बल्कि इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर फिर आपके साथ जिस कंट्री की लैंड लगती है, जैसे कि ईरान का वीज़ा हो, उसके ऊपर फिर आप अपना कारनती पसाज अप्लाई करेंगे। अभी पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई और कहा जी कि मेरे पास वीज़ा भी था ईरान का और मैं 125 पे गया तो बॉर्डर पे से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। तो उस भाई को कारनती पसाज का नहीं पता था, फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो कारनती पसाज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक बाइक का वीज़ा समझ लो उस तरह होता है। और इसके अलावा फिर आपने जिस मुल्कों से गुजर के जाना है वहाँ के आपको वीज़ा चाहिए होंगे, ठीक है। जैसे ईरान का कारनती पसाज जो है वो आपको ईरान के वीज़े के ऊपर मिलेगा। ईरान का वीज़ा आपको 20,000 से लेके 30,000 तक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जो कारनती पसाज है ये आपको पहले फ़ीस इसकी 25,000 फिर हुई 48,000, अब ये 80,000 से 85,000 हो गई है, जिसके अंदर कारनती पसाज वो शामिल होता है, आपके इंटरनेशनल इंश्योरेंस शामिल होती है। इसके अलावा आपका इसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो है ना वो लाइसेंस होता है इसमें शामिल। इसके बाद फिर आगे अगर आप दुबई के रास्ते जा रहे हैं तो दुबई का वीज़ा आपको मिलेगा 350 दिरहम से 500 दिरहम तक। उसके बाद फिर अगर आप सऊदीया में इंटर होंगे तो सऊदीया के लिए आपको 850 से 1,000 रियाल तक का वीज़ा आपको मिलेगा। मेरा मशवरा यही होगा कि आप मल्टीपल एंट्री लेके जाएँ, उससे ये होगा आपको बहरीन, कतर और उर्दन में, क्योंकि अगर सऊदी अरब में आप हैं तो वहाँ पे एंट्री आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ से आ जा सकते हैं, इससे आपके ज़्यादा मुल्क कवर हो सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उसकी आज गुफ्तगू करनी थी हमने, तो इसके ऊपर आगे चलते हैं। ये बस इतना सा था मैं आपको बता दूँ। काशिफ साहब ये बताइएगा कि सर्दी में टूर करना चाहिए या गर्मी में करना चाहिए, और अगर अचानक प्रोग्राम बन जाता है गर्मी या सर्दी में तो क्या क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं या क्या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो साथ कैरी करने चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा मशवरा यही है कि क्योंकि अरब ममालिक में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ट्रैवल बाइक के ऊपर करना नामुमकिन हो जाता है। तो सर्दी जो है ना वो बड़ा बेहतर मौसम है, तो सर्दी के अंदर ही करना चाहिए। सर्दी के अंदर वहाँ पे मामूली सर्दी होती है, कई इलाके रास्ते में ऐसे आते हैं जैसे जबल बार्स का इलाका ईरान का है और ज़ाहदान है, और यहाँ से जो हमारी पट्टी निकलती है नौखंडी से आगे ताफ्तान तक की, क्योंकि वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है। फिर आगे सऊदी अरब में कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे तबूक है, अबहा है, खमीस मशीत है, वहाँ पे ठंड होती है, तो वो ठंड जो है ना वो आप बियर कर सकते हैं। ठंड के लिए जो मेरा तजर्बा है ना, तो ठंड आप रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। ग्लव्स को मैं नहीं मानता कि आप जो है ना ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है ना आप ग्लव्स यूज़ करें, ठीक है। हालांकि इतने महंगे ग्लव्स होंगे लेकिन आपको ठंड से नहीं बचा सकते। उसके लिए बेहतरीन हल जो मेरे पास है ना वो ये है कि मैं आपको आपने बाइक की मेरी आप पिक्चर देख रहे हैं कि उसके अंदर बाइक की जो जहाँ पे ग्रिप्स है ना उसके ऊपर वो एक चाइना का मिलता है जो आजकल रिक्शे के ऊपर भी लगा होता है सर्दी से बचने के लिए, ठीक है। वो डलवाएं, वो उसको यूज़ करें और उसके अंदर हीटिंग ग्रिप जो है ना यूज़ करें, ठीक है। आजकल तो उसकी अप एंड लो, हाई एंड लो की जो है ना ऑप्शन आ गई है, तो हीटर लगे होते हैं ग्रिप के अंदर। अगर आपको फिर भी ठंड लग रही है तो ऊन के ग्लव्स इस्तेमाल करके हीटिंग ग्रिप और ऊपर वो आपका जो है मुझे नाम नहीं आ रहा ज़हन में,
तो वो आप यूज़ करें, चाइना का मिल जाता है, वो ग्रिप के ऊपर चढ़ जाता है, उससे आपकी सर्दी मट्टी हर चीज़ उससे आपकी महफूज है। इसके अलावा जो जैकेट के हवाले से है कि आपके शूज़, राइडिंग शूज़ एक अलग से होते हैं ना कि ये जॉगर और ये कोई ड्रेसिंग शूज़ हैं, राइडिंग शूज़ अलग से हैं। वो कोशिश करें आपके जो है ना नी तक आएँ। उनमें 2 तरह के वेरिएंट होते हैं, एक आपके जो है ना वो टखने तक आता है, एक नी तक आता है। कोशिश करें नी तक आप ले लें। अगर आपने थोड़ा पैदल चलना है तो फिर आप टखनों वाला यूज़ करें। इसके अलावा आप वाटरप्रूफ जो है ना वो इनर पहने। इसके अलावा एक जैकेट जो है ना आजकल बड़ी जो है ना वो आ गई है, पंखों की, नॉर्थ फेस की मिल जाती है, परिंदों के पंखों की बनी होती है, वो आप नीचे पहने, ऊपर अच्छी राइडिंग सेफ्टी जैकेट पहने, तब आप सर्दी को कम कर सकते हैं, सर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये छोटे से टिप्स हैं। इन इलाकों का जो है वो सर्दी आप बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। गर्मी के हवाले से भी काशिफ साहब कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बता दें कि किस तरह उसको कम जो है वो किया जाए, उसकी शिद्दत हो। जी, सर्दी और गर्मी दोनों सूरतों में आपके पास आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो बाइक राइड करते हैं उनको अंदाज़ा है कि हमारे पास कैमल बैग होता है, ठीक है। जिस तरह वो कैमल बैग उसमें इसलिए कहते हैं कि एक कंसेप्ट है कि जो ऊँट है ना वो पानी स्टोर करता है, इसी तरह वो बैग है, वो हमारी कमर पे होता है, हम पीछे अपनी बाइक पे बांध सकते हैं, उसका पाइप आपके आगे होता है, तो आप चलती बाइक के ऊपर भी आप उसको एक सिप लेके पानी पी सकते हैं। तो उसको कैमल बैग बोलते हैं। वो आम से स्टोर से मिल जाता है, ऑनलाइन स्टोर से मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए ताकि उसके अंदर जो है ना मौसमी हालात असरअंदाज ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ज़ाहदान में देखा है कि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर था, तो मैं ऐसे बोतल जो है ना पानी की रख के ऊपर गया हूँ बाइक पे, 5 मिनट बाद वापस आया हूँ तो वो बर्फ़ जमी हुई थी, जबकि मेरे टैंक बैग में पानी नॉर्मल था। तो ये है कि पानी ज़रूरी होना चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा गर्मी में आपको, अगर आप मौजूद हैं, आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके अंदर आप जो है वो जो आजकल आपको मिल जाता है, पैकेट मिल जाता है, का मुझे नाम नहीं आ रहा, ORS को इस्तेमाल करें। उसको पानी के अंदर डाल के उसको पिएं दिन में 1 दफ़ा, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो सके। काशिफ साहब ये बताइएगा कि राइडर के अपने इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, और अगर बाइक पे जा रहा है तो बाइक पे क्या क्या इक्विपमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं? जी, इसके लिए 2 किस्म की टर्म यूज़ होती है, एक होती है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक तो जो है ना वो कुछ ना कुछ कमी भी हो तो चल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल हवाले से, तो मेरे पास इसके जो है ना वो 9 किस्म की चीज़ें हैं। नंबर 1 के आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो है, ठीक है, इसके ऊपर मैं थोड़ी डिटेल देता हूँ। नंबर 2 के ऊपर मेरे पास इसमें आ जाती है आपकी सेफ्टी, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर मेरे पास जो है ना वो चीज़ है मेडिकल, आपकी सर्वाइवल है। उसके बाद फिर जो है वो आपकी पर्सनल क्लॉथ्स और शूज़ हैं, फिर आपकी जो बाइक मेंटेनेंस का सामान है, फिर उसके बाद जो है ना आपका पर्सनल हाइजीन है, फिर उसके बाद आपका कैंपिंग और फूड है, कुकिंग आ जाती है इसमें, फिर आपका फूड और वाटर भी इसमें शामिल हो जाता है। और एंड पे 9वें पोजीशन पे मैंने जो है वो रखा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें। अच्छा, 1 बाय 1 मैं इसको डिटेल में ले लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो है वो पोलियो कार्ड और आपका कोविड का वैक्सीनेशन कार्ड, आपका बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है, आपका पर्सनल CNSA कार्ड, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लेवल के आप यूज़ होते हैं, वीज़ाज़ हैं, ठीक है, इंश्योरेंस की कॉपीज़ हैं, वो आप उसको आपने कम से कम 4 जगहों पे रखें। मैंने आपको पहले भी इसमें बता चुका हूँ। पहले नंबर पे आपकी ईमेल के एड्रेस पे हो, ठीक है। नंबर 2 आपके पास USB ड्राइव हो, उसके अंदर हो। नंबर 3 आपके मोबाइल के अंदर कैम स्कैनर वगैरह की जो ऐप है उसके अंदर हो। नंबर 4 हार्ड कॉपी में, आपके पास फोटो कॉपी। इस तरह 4 जगह पे ये डॉक्यूमेंट आपके मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज तस्वीर भी, ये भी अगर कहीं आपको वीज़ा एक्सपायर आपका हो जाता है, वहाँ पे आपको जो है ना उस मुल्क के अंदर अपनी एम्बेसी के थ्रू आपको तस्वीर की ज़रूरत होगी। तो बेहतर है कि जो आप पहले यूज़ कर रहे हैं अच्छी जो है ना वो क्वालिटी के अंदर तस्वीरें, पासपोर्ट साइज, ये आती हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी नंबर आपकी है सेफ्टी। अब सेफ्टी के अंदर आपने हेलमेट मस्ट ज़रूरी है, आप हेलमेट आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आपके पास राइडिंग जैकेट है, राइडिंग ट्राउज़र है, ठीक है। फिर आपके राइडिंग शूज़ हैं। इसके अलावा फिर आपके अगर नी गार्ड आप पहनते हैं, अगर तो जैकेट्स के अंदर बिल्ट है ना तो फिर तो बहुत अच्छा है। नहीं तो नी गार्ड वगैरह आपके जो है ना एल्बो गार्ड है, ठीक है, ये आपके होने चाहिए। ये आपके सेफ्टी में जितना भी सामान आप इसको बढ़ाते जाएंगे अपनी बाइकिंग के हवाले से वो बेहतर है। और तीसरे नंबर पे है मेडिकल और इसमें सर्वाइवल। ये 2 किस्म की है। मेडिकल जो है ना इक्विपमेंट है, जैसे आप अगर कोई शुगर पेशेंट है तो अपनी मेडिसिन लेके जाए, और इसके
इसके अंदर बुखार की मेडिसिन, नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन, यानी कि जो कॉमन आपको खास तौर पे एलर्जी की, आपको सन ब्लॉक हो जाए उसके लिए भी, आपको कोई आंखों की एलर्जी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बल्कि आपको मैं दूंगा लिस्ट, आप डिस्क्रिप्शन में भी डालिएगा वीडियो की, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके बाद सर्वाइवल किट्स होती हैं, ठीक है। सर्वाइवल किट्स में आपके पास जो है ना वो मुख्तलिफ बैंडेज आ जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा कि आपको अगर फीवर हो जाता है तो एक पैड मिल जाता है जो कि आपके फीवर को कंट्रोल करता है, आप उसको माथे पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मेडिकल के अंदर इसको सबको जो है ना इसको कंपाइल किया जाता है। इसके अंदर आगे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है पर्सनल क्लॉथ और शूज़ है। पर्सनल क्लॉथ और शूज़ के बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि ये कम से कम हो, मैक्सिमम 2, ठीक है। एक पैंट हो जाए, एक ट्राउजर हो जाए, एक नाइट लॉन्ग निकर हो जाए, या फिर आप ट्राउजर जो है ना वो पजामा हो जाए, कुछ भी है। तो 2 या 3, अगर एक आपने पहना है तो उसको धो लें, उसको सुखा लें, रात को डालें, अगले दिन उसको साथ में ट्रैवल शुरू कर दें। जहाँ के आपका स्टे है ना वहाँ पे वो कपड़े धो लें, ठीक है। मोस्टली आपने अपनी जो है ना वो सेफ्टी जैकेट और ट्राउजर पहनना होता है, तो कपड़े आपको वहीं पे आपने यूज़ करने हैं जहाँ पे आपने रात रहना है। तो लिहाजा वो एक पूरा जो है ना वो घर छोड़ने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जैसे लगा सामान के घर छोड़ के, हाँ, इजरत छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, ये तो आ गया आपके पर्सनल क्लॉथ के हवाले से। आगे आते हैं बाइक मेंटेनेंस के हवाले से। ये बहुत अहम चीज़ है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल, ये दोनों लेवल पे आपके लिए इतना ज़रूरी है कि मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ एमरजेंसी किट। उसके अंदर आपके रियर के बैरिंग, आपके फ्रंट टायर के बैरिंग, आपके शॉक के बैरिंग, आपके जो है वो शॉक की सील्स, आपके जो है ना वो हैंडल के बैरिंग वगैरह, आपके क्रैंक के बैरिंग, ठीक है, आपकी जो है ना वो स्पॉकेट के बैरिंग, ठीक है, आपके फ्यूज़, आपके जो है ना वो एयर वाल्व वगैरह, आपके इसके अंदर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जैसे केबल है, क्लच केबल है, आपकी जो है ना वो ब्रेक केबल है, फिर ब्रेक ऑयल इसके अंदर आ जाता है, फिर इसके अंदर प्लग आ जाता है, एयर फिल्टर आ जाता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, चेन लॉक वगैरह हैं और एक्स्ट्रा बैटरीज हैं, ठीक है। अगर 7 एम्पेयर की तो वो, 9 एम्पेयर की तो वो, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। अभी हाल ही में मैंने देखा है कि मैंने एक दोस्त को शारदा में यहाँ से एक स्पॉकेट भेजी है। एक दोस्त है मेरा, वो मुझसे इमरजेंसी किट बनवा के गया था, उसके अंदर CDA यूनिट भी था, रेक्टिफायर भी था, सेल्फ की जो है ना वो होती है वो भी होता है, सेल्फ स्टार्ट का भी। तो इस तरह उसके पास वो था। बाबून में भी उसके वो पानी में गिरी बाइक तो CDA यूनिट फारग हो गया। अब वहाँ पे उसको कहाँ मिले, तो वहाँ उसके पास स्पेयर था, उसने CDA यूनिट डाल लिया। इस तरह इग्निशन कॉइल होता है। मुख्तलिफ बाइक्स में मुख्तलिफ पोल्स होते हैं, 12 पोल का, 7 पोल का, 18 पोल का, इस तरह। अगर आपके पास चीज़ पड़ी होगी ना तो आप उसको यूज़ कर लें। ये बाइक मेंटेनेंस में सब कुछ आता है। इसके अलावा बाइक मेंटेनेंस से आपके पास जो है ना वो एलकीज होनी चाहिए, स्टार शेप में भी आपके स्मार्ट टूल्स होने चाहिए, ठीक है। वो जो बाइकिंग के हवाले से लोग उनको समझ है स्मार्ट टूल्स क्या है, ठीक है। वो एक ही पुर्जे के अंदर छोटे प्लास भी है, पेचकास भी है, सब कुछ, यानी कि उसमें मल्टीपर्पज उसको बोल सकते हैं। कासिफ साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइक जैसे आपने बताया कि जैकेट्स भी लेके जानी है, आपने अदर इक्विपमेंट्स लाइक अपने भी लेके जाने हैं राइडर ने, और साथ बाइक की भी इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसे कैरी किया जा सके और इतना लॉन्ग ट्रैवल किया जा सके? जी जी बिल्कुल। ये जो तमाम आपको जो सामान बता रहा हूँ ये एक टॉप बॉक्स की मार है, ठीक है। ये छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, ठीक है। प्लग कितना होता है, वायर केबल को आप इसको फोल्ड करना है, जितना आप इसको सामान को शॉर्ट थोड़ा कर सकते हैं, पैकिंग में कर सकते हैं, उतना आपके लिए आसान है। फिर बाइक में हमारे पास साइड बॉक्सेस भी होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम जो है ना वो इंजन ऑयल वगैरह रख लेते हैं अपना, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो है ना WD-40 वगैरह होता है, ठीक है, वो लुब्रिकेंट स्प्रे है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर हमारे पास ये इमरजेंसी किट मैं बता रहा हूँ बाइक मेंटेनेंस के हवाले से। इसके अंदर हमारे पास टायर की ट्यूब्स होती हैं, फ्रंट और बैक की एक्स्ट्रा ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मिलके जो है ना बाइक को इमरजेंसी किट को तरतीब देती हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे आ जाती है पर्सनल हाइजीन आपकी जो किट है। इसके अंदर आपका टूथब्रश वगैरह है, आपका कॉम्ब है, आपका जो है ना वो जो सा आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मैं सरसों का ऑयल इस्तेमाल करता हूँ बालों के लिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ आपकी तबीयत के लिहाज से आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी की सॉक्स नहीं यूज़ कर सकते, आप किसी का टूथपेस्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें पर्सनल हाइजीन की ये आपके इसमें शामिल होती है। इसमें आप कुछ भी अपनी सेहत के हवाले से, जैसे आप फेस वॉश है, ठीक है, इसके अंदर आपके जो है ना वो सैनिटाइज़र है, ये चीज़ें आपकी इसमें पर्सनल हाइजीन में आ जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे इसमें आती है कैंपिंग में और कुकिंग। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर पैसे बचाने हैं तो उसमें आपकी कैंपिंग और कुकिंग ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आप रेडीमेड फूड लेकर जा सकते हैं, हमारे यहाँ मिल जाता है। एक टिफिन ब्रांड है बड़ा अच्छा, ठीक है, वो खाने पैक करके आपको देता, 3 माह के लिए वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा है, वो 2 सर्विंग होता है, ठीक है, और वो बड़ा ही अच्छा है। मेरे ख्याल में लाहौर में अल फतेह स्टोर से मिल जाएगा, बाकी स्टोर्स पे भी हैं
हैं लेकिन वो पैकेट्स की शक्ल में, तो वो आप खाना लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो लोकल एंजॉय करने को मिले वो खाएं। जब आपका दिल भर जाए कि मेरा पंजाबी फूड खाना है, जो मसाले वाला खाना, तो आप अपना खाना निकाल के गर्म कर सकते हैं। तो कैंपिंग में ये सहूलत मौजूद होती है। रोटी आपको हर जगह से मिल जाती है, आप लेके वहाँ पे बैठ के खुद भी पका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब कैंपिंग करनी है। तो कैंपिंग का कहीं इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बजट की बात आती है ना, तो बजट में आपको बता दूं कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी, चाहे आपका 100 दिन है चाहे आपका 10 दिन है, आपका बजट $5000 होना चाहिए। उसमें लगे आपका $1000, उसमें लगे आपका $500, उसमें लगे आपका $2000, बाकी आपकी बचत है। ये मैं सेफ्टी पर्पज से कह रहा हूँ। इसमें सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैं डाल दूं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन। एक चीज और है कि क्रेडिट कार्ड ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कई जगह पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप की इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड पे 30 दिरहम है, कैश पे 130 दिरहम, तो क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है फूड और वाटर। फूड और वाटर ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि लोग समझते हैं अच्छा खाना पीना निहारियां यही चीजें, नहीं। फूड यहाँ से जो मुराद ट्रैवलिंग के अंदर वो भुने हुए चने हैं, चॉकलेट्स हैं, डेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना कैंडीज हैं, डिफरेंट किस्म की जो एनर्जीज कैंडीज हैं। पानी के अंदर आपके पास पानी लाजमी होना चाहिए, पानी आपका खत्म नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप अपनी फ्यूल टैंक का ख्याल करते हैं कि रिजर्व लगी है तो मैंने नेक्स्ट जो पंप आएगा वहां पे मैंने फ्यूल टैंक फुल करना है, इसी तरह आपने पानी का भी ख्याल करना है। तो फूड में ये चीजें आपके पास जो है ना एनर्जी के लिए होनी चाहिए। आगे लास्ट था मेरे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पोर्टेबल चार्जर्स होने चाहिए, आपके पावर बैंक होने चाहिए, आपके पास ऐसी डिवाइसेस होने चाहिए जो कि मल्टी चार्जिंग हो, जिसके ऊपर आप बैटरी भी चार्ज कर सकें, मोबाइल भी चार्ज कर सकें, ठीक है। कुछ आपके पास मोबाइल के ऊपर मोबाइल होल्डर होते हैं, उसके ऊपर भी जो है ना चार्जर लगे होते हैं, जो कि आप मोबाइल को जो तस्वीरें लेते हैं, जो कुछ भी यूज करते हैं उसको वो चार्ज रखते हैं, वो लिंक सीधा बैटरी की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में आपके वो तमाम चीजें आ जाती हैं जिनका इस्तेमाल आप मोबाइल के साथ, पावर बैंक के साथ, ड्रोन के साथ, आपके कैमरे के साथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ये वो इक्विपमेंट है जो कि तमाम राइडर को थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहना चाहिए, और इसको एक एंड पे जाके इसको एक ऐसा बॉक्स बना के रख लें कि बस आप उसको उठाएं और रखें और आप रेडी हैं, उठाएं और रखें तो आप टूर से एंड हो गया। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आज फिर हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेक्टिव रहा, बहुत ही इंफॉर्मेशनल रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या आप नेक्स्ट टूर कोई प्लान करना चाह रहे हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम राइट अवे काशिफ साहब को दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और उस पर एक ब्रीफली वीडियो भी बनाएंगे, ताकि ना सिर्फ आपका जो इशू है वो हल हो, बल्कि मज़ीद इन फ्यूचर जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको भी इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। काशिफ साहब, ओवर टू यू। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को तो प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं ये अपने नाज़रीन को ये बात ज़रूर बताऊंगा कि आपने कहीं भी प्लानिंग करनी है ना इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो ये याद रखें कि ना तो वो काशिफ है, ना वो अहमद है, ना कोई और तीसरा फर्द है, वो एक पाकिस्तानी सफ़ीर बन जाता है। तो आप जब भी बाहर जाए ना, आपके पास आपका इक्विपमेंट, आपके पास आपकी बाइक, आपके पास आपका जो फूड, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपकी इतनी मुकम्मल किट होनी चाहिए कि आपको कहीं से ज़रूरत ना पड़े। खुदा न खास्ता कहीं 100 मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए जो है ना वो कहीं से लोकल से लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। पंचर किट आप लाजमी रखें, पंचर लगाना सीखें। बहुत बड़े बड़े पैच हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर के पैच हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती है आपको, ठीक है, बाहर के ममालिक में। तो इस तरह बलोचिस्तान में पैचेस हैं, लेकिन अगर आप खुद से ये काम आ रहा है ना तो आपका टाइम भी बचेगा, आप ट्रैवलिंग को इंजॉय भी करेंगे और बेधड़क होकर दलेरी के साथ आप किसी भी ट्रैक पे निकल सकते हैं।